Hello everyone, welcome back to MB Classes Labor Law and HRM. Today we will discuss very high yield scoring topic Trade Union Act and P by Q. In previous video we already discussed the concept and nature, theory and history, type and structure, problem and recognition in part 1. Today is the part 2 and today we will discuss about Trade Union Act. Key features inside for labor. तो आज हमारा जो कंटेक्स्ट और डेफिनेशन क्या रहेगा, इंडस्ट्री रिलेशन कोड जो आया है 2020 उसमें कुछ अमेंडमेंट और हमारा जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ आपने सुगर कोटिंग टेक्स्ट पढ़ लिया, आपको क्या करना है, ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ना है, फिर इंडस्ट्री रिलेशन कोड में क्या क्या चेंज हुए हैं ट्रेड यूनियन एक्ट वो भी आपको कवर करना है जेआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आपको पता है कि हमारा जो इंडस्ट्री रिलेशन कोड ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास हो चुका है और बट अभी फुल इंप्लीमेंटेशन हुआ है क्योंकि अभी कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है सेंट्रल स्टेट रूल का, अभी प्रोसेस में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था इंडस्ट्री रिलेशन कोड का, उन्होंने क्या कंसोलिडेट किया अमेंड लॉ रिलेटेड टू ट्रेड यूनियन, उन्होंने क्या इनको कंसोलिडेट कर दिया, ट्रेड यूनियन, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉय स्टैंडिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड इन्वेस्टिगेट सेटलमेंट इंडस्ट्री डिस्प्यूट, इनमें एक ही उसमें मर्जर मैट्रिक्स कर दी गई है। आज हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेड यूनियन एक्ट 1920। देन डेफिनेशन, ट्रेड यूनियन एक्ट में हमने डेफिनेशन सेक्शन 2 में, हमेशा याद रखना सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, हमें एक्ट ऐसे पढ़ना है जैसे आपको एक थ्योरी की तरह, जिससे कि आपको समझ में आ सके। तो ट्रेड यूनियन वर्कमैन क्या है, कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयड है ट्रेड इंडस्ट्री में। ठीक है, और ट्रेड यूनियन कोई भी, मतलब ट्रेड यूनियन एक्ट में कौन कवर होगा, जो भी वर्क में जो भी कोई भी एम्प्लॉयड होगा किसी भी हमारे इंडस्ट्री में। ओके, देन इंडस्ट्री रिलेशन कोड 2020 के अकॉर्डिंग वर्कर, उन्होंने क्या किया, वर्कमैन से वर्कर ले आए, उन्होंने चेंज कर दिया इसको, इन्होंने कहा कि वर्कर को थोड़ा सा और ब्रॉडर डेफिनेशन दे दिया। उन्होंने बोला कोई भी हो, सुपरवाइजरी स्टाफ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, क्लरिकल हो, सेल्स प्रमोशन हो, जिसकी सैलरी 18,000 मंथ तक है वो हमारा वर्कर कहलाएगा। अब आप मान के चलो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आपको 18,000 आपका पे दिया जाता है, इसका मतलब आप भी वो वर्कर की कैटेगरी में। वैसे तो होना नहीं चाहिए क्योंकि आप स्किल हो, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू सैलरी माना जाए तो कहीं ना कहीं आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में वर्कर की कैटेगरी में आ गए हो। ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन क्या है, कॉम्बिनेशन फॉर्म प्राइमरी फॉर रेगुलेटरी रिलेशन बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, ये क्या कॉम्बिनेशन है। ओके, कि जो भी हमारा वर्कमैन का होता है बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर के बीच में, उसे हम ट्रेड यूनियन कहते हैं। किसी बिजनेस के लिए किसी एम्प्लॉयर को हम प्रोटेक्ट करने के लिए उनके राइट को, उनके वेजेस को हम ट्रेड यूनियन जनरेट करते हैं। तो वर्कर जब एक साथ मिलकर करते हैं तो वो ट्रेड यूनियन है। सिमिलर डेफिनेशन है, कोर पर्पज है, रेगुलेटिंग रिलेशन, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। देन कम टू द अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन वाइज। सेक्शन 3 में क्या हुआ, अब क्या हुआ, हमने डेफिनेशन पढ़ ली, ट्रेड यूनियन कौन है और वर्कर कौन है। अब अपॉइंटमेंट, अब क्या होगा, उसके बाद हमने क्या करना होगा, जब हमें कोई भी रजिस्टर करनी होगी तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रजिस्ट्रार की। तो अब अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार कौन करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपका क्या करेगी, वो सेंट्रल स्टेट हो सकती है, जो भी ट्रेड यूनियन हर स्टेट के लिए वो आपका एक रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगी। गवर्नमेंट क्या है, मे ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल रजिस्ट्रार एंड डिप्टी रजिस्ट्रार टू असिस्टेंट रजिस्ट्रार। मतलब गवर्नमेंट अगर उसको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा यूनियन है, बहुत ज्यादा नीड है, तो वो एडिशनल रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार भी असिस्ट करती है उसकी पावर को डिफाइन करके। अब इंडस्ट्री रिलेशन कोड में बात करें तो अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार क्या है, ये थोड़ा सा इसे अनचेंज कर दिया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट ऑन ऑफिसर एज ए रजिस्ट्रार। अब उन्होंने बोला कि वो एक ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकती है एज ए रजिस्ट्रार। तो अगर आप बोले, अब इसमें क्या एडिशन आ गया, माइंड अप्रोप्रिएट जॉइंट रजिस्ट्रार अलोंग साइड द एडिशनल डिप्टी। अगर एडिशनल डिप्टी उसके बाद भी उसने क्या किया, जॉइंट रजिस्ट्रार अपॉइंट कर लिया। तो ये थोड़े थोड़े हमारे चेंजेस हैं जो कि इंडस्ट्री रिलेशन में और ट्रेड यूनियन एक्ट में माइनर चेंजेस आए हैं। तो अपॉइंटमेंट एक्ट अगर आपको याद करना तो कैसे, अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार हो गया। ठीक है, देन अब आए हमारा प्रोसीजर क्या है, मैकेनिज्म क्या है रजिस्ट्रेशन की। तो अब क्या है, सेक्शन 5 में हमारा आता है एप्लीकेशन। अब आपने क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मस्ट बी सेंड टू द रजिस्ट्रार इन प्रिस्क्राइब फॉर्म में। आपने एप्लीकेशन किसको भेजी, ट्रेड यूनियन ने रजिस्ट्रार को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में भेजी और उसकी कॉपी और उसके रूल रेगुलेशन थे उसके एक कॉपी उसने साथ में भी रखी जो ऑफिस बियरर की भी डिटेल थी। ठीक है, सेक्शन 7 में पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। अब रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, उसके पास पावर है कि वो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए जो उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट करी है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए रजिस्ट्रेशन से पहले वो उन्हें
बुला सकता है। हो सकता है कि उन्हें नेम चेंज, अगर उन्हें लग रहा है कि पहले से इस नाम की यूनियन कोई एग्जिस्ट है तो, या कोई धोखाधड़ी है या कोई डिसेप्टिव है, तो वो उनके पास रजिस्ट्रार्स के पावर है, वो यूनियन को कॉल कर सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। देन सेक्शन 8 एंड 9 रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन। अब वो सेटिस्फाइड हो गया, तो वो एक सिंक आ रहा है, ठीक है, अब वो सेटिस्फाइड हो गया। देन और रिक्वायरमेंट आपकी मेट कर गई, रजिस्ट्रार ने रजिस्टर कर दिया ट्रेड यूनियन को, तो अब वो क्या करेगा, सेक्शन 9 के अंदर उस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्टिफिकेशन हो गया। अब इंडस्ट्री रिलेशन कोड 2020 के अंदर क्या है, उन्होंने क्या किया, इन दोनों को एक अलग कर दिया, सेपरेट प्रोसीजर स्टेप कर दिया, सबसेक्शन अंडर द सेक्शन 6। वर्क फ्लो रिमेन द सेम, जैसे वर्क फ्लो तो सेम है, एप्लीकेशन सबमिट करी, रजिस्टर वेरीफाई किया, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन चेंज किया, रजिस्ट्रार अपॉन सर्टिफिकेशन, देन इशू सर्टिफिकेट, ये तो सेम है। लेकिन न्यूमेरिकल इसने कुछ चेंज करे कि कितने कब तुम रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है, ये प्रोसीजर उसका सेम है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस कर। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, जैसे कि हमारा सेक्शन 4 था, उसके बाद ही तो प्रोसेस आएगा। तो रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ कोई पहले क्या था कि आपकी 7 की लिमिट थी, 2001 के अमेंडमेंट से पहले 7 की लिमिट थी, तो उसमें क्या था, बहुत सारी यूनियन बन जाती थी, क्योंकि जिसके पास 7 वर्कर है वो रजिस्टर करा दे लेता था और बन जाती थी। ट्रेड यूनियन में मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या था, 7 या मोर मेंबर कुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। लेकिन उसके बाद 2001 में हमारा अमेंडमेंट आया जिसमें 10% और 100 वर्कर था। अब इंडस्ट्री रिलेशन कोड 2020 है, उसने क्राइटेरिया क्या बनाया कि मिनिमम 10% ऑफ वर्कर और 100 विच एवर इज लेस। अब विच एवर इज लेस का मतलब क्या है, देखो 100 वर्कर्स तो हमारा होना चाहिए, ठीक है, 10% ऑफ वर्कर। सपोज करो किसी में 2000 है, ठीक है, अब 2000 के तो हमारे कितने बने 200, लेकिन तब आप कितना ऑप्ट करोगे 100। अगर किसी में बोलो आपके 100 ही वर्कर है तो आप उसका 10% ले सकते हो, 10 एम्प्लॉय, मतलब जो भी आपका कम है वो आप में एस्टेब्लिशमेंट करा सकते हो। 7 मेंबर मस्ट बी एम्प्लॉयड टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन करा रहे हैं तो साइनिंग के लिए 7 मेंबर हमारे होने चाहिए। तो विच एवर लेस का मतलब आपको समझ में 10% ऑफ वर्कर या 100, जिनमें से जो कम है, जैसे 5000 है तो आप 100 होगे क्योंकि ये लेस है। 10% ऑफ वर्कर, जैसे कि आपने ले लिया, आपके में ही 50 एम्प्लॉय है तो उसका 10% ले लो, ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर। अब ये हमारा हो गया मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 4। देन रूल ऑफ ट्रेड यूनियन, अब हम आए सेक्शन 6 में, ठीक है। सेक्शन 6 क्या बोलाता है, और इससे और इंडस्ट्री रिलेशन का इसका साथ ही साथ कुछ अमेंडमेंट होगा तो मैं आपको, एडिशन होगा तो मैं आपको उसी टाइम अपडेट करा दूंगी। तो इसका प्रोविजन आर लार्जली सिमिलर, ट्रेड यूनियन मस्ट बी प्रोवाइड नेम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ यूनियन। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपकी यूनियन का नेम होना चाहिए और यूनियन का ऑब्जेक्ट क्या है। देन पर्पज क्या है, आपका जनरल फंड जो भी आप इंक्लूड कर रहे हो उसका कहां पे यूज करना है ये भी पता होना चाहिए। मेंटेनेंस लिस्ट ऑफ मेंबर, देन प्रोसीजर ऑफ रिजोल्यूशन, ये हमारा सेक्शन 6 के अंदर आता है। अब न्यू एडिशन क्या हुआ, rule must specifically provide for the manner of election of member of executive other officer and duration of their term। अब यहाँ पे एक नया रूल आया गया कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं इलेक्शन में जो जाएंगे या ऑफिस बियर है उनके लिए अलग से टर्म और ड्यूरेशन आई, वो क्या है, देखो क्या है, ऑफिस बियर आउटसाइडर का रूल क्या है। ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर हम बात करें तो एटलीस्ट उसमें बोला कि 50% ऑफिस बियर मस्ट बी पर्सन एक्चुअली इंगेज और एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री, कम से कम 50% हमारे होने चाहिए ऑफिस बियर जो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। ये क्यों आया था, क्योंकि हमें पता है जो हमारे वर्कर थे वो इलिटरेट थे उस टाइम पे, ठीक है। देन इंडस्ट्री रिलेशन कोड में आया कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एटलीस्ट 50% ऑफ एक्चुअली इंगेज एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री, अदर सेक्टर हमारा है कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ टोटल ऑफिस बियर। देखो मैं अब अमेंडमेंट जो बाद में हुए वो मैं क्यों नहीं लेके आ रही, क्योंकि अब हमारा सबसे हमने अपडेटेड अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं ना इंडस्ट्री रिलेशन कोड 2020, तो अब आपको 2001 का अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2010 का अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब नया अपडेट आ गया है। तो अब हम सिर्फ ट्रेड यूनियन एक्ट एंड देन उसका इंडस्ट्री रिलेशन का अपडेटेड वर्जन क्या है। तो अब उन्होंने बोला कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उनमें तो 50% होने ही चाहिए, और जो अदर सेक्टर है वो हमारा 1/3 ऑफ टोटल एफएसवीआर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 5 या मैक्सिमम 5, जो भी कम है, या तो 5 है या अगर आपके 10 है तो आप 5 सेलेक्ट करोगे, या 1/3 आपके टोटल ऑफिस बियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिससे क्या होगा, टाइटल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल लीडरशिप इन ऑर्गेनाइज, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, जो लीडरशिप थे वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ठीक है, डिवाइडेड रूल पॉलिसी हो रही थी, इसलिए उन्होंने बोला कि 5 या एक्सीड थर्ड ऑफ कंट्रोल टोटल ऑफिस बियर का इतने आउटसाइडर होने चाहिए। देन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, रूल हो गया,
क्या होना चाहिए, ऑफिस पीरियड कितना होना चाहिए। अब कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या है, कॉमन ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन किस किस के बेसिस पे हो सकती है। इफ ट्रेड यूनियन अप्लाई फॉर इट रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन बाय, अगर तुमने फ्रॉड या मिस्टेक से कोई कर लिया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। यूनियन हैज सीज्ड टू द एग्जिस्ट, ओके। विलफुल कंटरवेंशन, आप जानबूझ के कंटरवेंशन कर रहे हो यूनियन रूल्स का आफ्टर नोटिस के बाद भी, तो अब आपका कैंसिल हो जाएगा या फिर वो खत्म हो गई। न्यू क्रिटिकल ग्राउंड आईएससी सेक्शन 9 इफ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगा कि वो उसके जो मेंबर हैं जो बिलो 10% हो या 100 वर्कर हो गए तो भी वो कैंसिल कर देगा। मतलब आपका ये है कि 10% से कम टोटल वर्कर का या 100 वर्कर से कम नहीं होना चाहिए। तो इस पे भी अब आईआरसी के अकॉर्डिंग आपकी यूनियन कैंसिल रजिस्ट्रेशन हो जाए। देन कॉर्पोरेशन चेंज, कॉर्पोरेट चेंज, नेम चेंज, अमलगमेशन एंड डिसॉल्यूशन। अब इनमें क्या क्या क्राइटेरिया ये पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको अपनी यूनियन का नाम चेंज कराना है तो आपका कितना कंसेंट चाहिए, 2/3 टोटल नंबर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। 2/3 टोटल नंबर होना चाहिए। और अब इसमें क्या है आईआरसी में भी हमारा सेम है। अमलगमेशन है, अगर आपको दो यूनियन एक साथ मर्ज करानी है तो इसमें क्या होगा, एटलीस्ट 50 मेंबर ऑफ ईच यूनियन का वोट होना चाहिए। कि दो यूनियन है दोनों का 50% सपोर्ट होना चाहिए और हर यूनियन का 60% वोटिंग अप्रूव होना चाहिए। मतलब दोनों की तरफ से हर यूनियन का, ईच यूनियन का 50% होगा और सबका मिला के 60% वोट अप्रूव होना चाहिए। ये भी सेम है, इसमें भी कुछ भी अपडेटेड नहीं है। डिसॉल्यूशन, नोटिस फॉर डिसॉल्यूशन साइन बाय 7 मेंबर, अभी हमने बोला 7 मेंबर होने चाहिए एप्लीकेशन के टाइम पे। तो उन्होंने जब डिसॉल्यूशन कर रहे हो, जब आप अपनी यूनियन को खत्म कर रहे हो, तब भी आपके पास 7 मेंबर होने चाहिए और सेक्रेटरी मस्ट बी सेंट टू द रजिस्ट्रार विद इन द 14 डेज, 14 दिन के अंदर उसको नोटिस भेज देना चाहिए डिसॉल्यूशन के साथ। तो ये क्या होगा, नाम चेंज करवाना हो, मर्जर करवाना हो या डिसॉल्यूशन करवाना हो, तो आपको 2/3 50% 60 ये आपको नेम याद रखने। देन कम टू द राइट्स एंड लाइबिलिटी एंड फंड्स। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हमारी यूनियन के पास राइट्स भी हैं, कुछ लाइबिलिटी भी हैं और कुछ फंड्स भी हैं। तो सबसे पहले हम लीगल स्टेटस पढ़ते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव शील्ड है यूनियन एक्टिविटी के स्टे अंडर बोथ एक्ट रजिस्टर यूनियन एज ए बॉडी कॉर्पोरेट विद द परपेचुअल सेक्शन कॉमन सील एंड राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी एंड सीयू कैन बी सीयू एंड बी सीयू। इसने बोला जैसे कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी है ना, ऐसे ही हमारी यूनियन भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूं एक कोको कोला का, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंप्लेन करनी है तो आप उसके कोको कोला के ओनर को नहीं ढूंढोगे, कंपनी को ही करोगे, ठीक है। तो ये क्या बॉडी कॉर्पोरेट है, उसका ओनर चेंज होते जाएंगे लेकिन कंपनी आपकी कॉमन सील रहेगी कंपनी के नाम से और वो परपेचुअल है, वो लाइफ टाइम रहेगी जब तक वो कंपनी ऑटोमेटिकली बंद ना कर दो। राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी एंड सू, ठीक है, यही यूनियन का भी स्टेटस है। अब इसको कुछ इम्यूनिटी मिली है, मतलब कुछ राइट्स मिले हैं, सिविल इम्यूनिटी। सेक्शन 18 ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर पढ़े, नो सूट शैल बी लाई अगेंस्ट एनी ऑफिस वेयर मेंबर फॉर एनी एक्ट डन इन द इंडस्ट्री डिस्प्यूट इफ इंड्यूस ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी उनको सीयू नहीं कर सकता, ठीक है। नो सूट शैल बी लाई अगेंस्ट एनी ऑफिस वेयर, कोई भी एक्ट अगर वो कोई भी ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो भी जा रहा है तब भी आप उन्हें नहीं कर सकते अगर कोई इंडस्ट्री डिस्प्यूट चल रहा है। क्रिमिनल इम्यूनिटी क्या है, ऑफिस वीर आर नॉट लाइबल फॉर क्रिमिनल कंस्पिरेसी, वो लाइबल नहीं है अंडर द आईपीसी इंडियन पेनल कोड के रिगार्डिंग अग्रीमेंट मेड फॉर ट्रेड यूनियन पर्पस अनलेस अग्रीमेंट कमिंग द ऑफेंस। कोई ऐसा नहीं होगा जब तक आप वो लाइबल नहीं है कोई भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी के लिए, ये उनके राइट्स हैं, ठीक है। अब फंड्स क्या है, एक जनरल फंड होता है, एक पॉलिटिकल फंड होता है। सेक्शन 15 ट्रेड यूनियन एक्ट में कैन ओनली बी स्पेंट ऑन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। जैसे जनरल फंड में क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं एक फंड कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि सैलरी ऑफ स्टाफ हो गया, लीगल एक्सपेंस फॉर डिस्प्यूट हो रहा है तो आपको पैसे चाहिए ना। देन मेंबर ऑफ वेलफेयर अलाउंसेस कंडक्टिंग डिस्प्यूट कैन नॉट बी यूज फॉर पॉलिटिकल पर्पस, ये जनरल फंड के लिए होगा, आप इसमें पॉलिटिकल फंड यूज नहीं कर सकते। पॉलिटिकल फंड एक सेपरेट है, जैसे 15 ट्रेड यूनियन सेक्शन में जनरल फंड है जो लीगल एक्सपेंसेस वगैरह के लिए, पॉलिटिकल फंड आपका इसमें क्या होगा, सेपरेट फंड है पॉलिटिकल पर्पज के लिए, जैसे इलेक्ट्रोनियरिंग, होल्डिंग मीटिंग कैंडिडेट। इसमें क्या होता है, मस्ट बी स्ट्रिक्टली वॉलंटरी, पॉलिटिकल फंड वॉलंटरी है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको पॉलिटिकल फंड देना है। जनरल फंड हमारा कंपलसरी रहता है लेकिन पॉलिटिकल फंड हमारा वॉलंटरी रहता है। देन राइट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर एंड ऑफिस बियर है। अब क्या राइट है, क्या रिस्ट्रिक्शन है हमारे मेंबर एंड ऑफिस मेंबर बियर्स की। तो फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे, अगर हम माइनर एज ए मेंबर है ट्रेड यूनियन एक्ट का, तो इसका क्या है, पर्सन ओवर 15 ईयर कैन बी ऑफ मेंबर बट कैन नॉट होल्ड ऑफिस बियर एंटिल द 18। वो मेंबर तो रह सकता है, ठीक है, 15 ईयर तक, लेकिन
वो ऑफिस पीरियड नहीं हो सकता, कम से कम उसकी एज होनी चाहिए 18 ईयर। डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी हमारे ऑफिस बियर की, कि जब तक अगर सपोज वो कहीं किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, ओके, तो अगर वो 5 साल ना हो जाए जब तक वो ऑफिस बियर नहीं बन सकता, डिस्क्वालिफाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी क्रिमिनल क्राइम इन्वॉल्व में मोरल रेप्टिट्यूड में आप सेंटेंस, आपको जेल हुई और आपको जेल छूटने के बाद कम से कम 5 साल बाद ही आप क्वालिफाई, मतलब आप ऑफिस पीरियड मेंबर हैं, अगर कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट एंड लिस्ट मेंबर शैल बी ओपन इंस्पेक्शन टू एनी मेंबर ऑफ ऑफिसर। आपका पूरा राइट है, आप सारी डिटेलिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे ट्रेड यूनियन एक्ट सेक्शन 2021 अब आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में क्या क्या चेंज है। थोड़ा सा चेंज तो हमारे ईयर में आया है, सेम प्रोविजन है, बट 14+ ईयर कैन बी मेंबर ऑफ चाइल्ड लेबर लॉ कैन नॉट होल्ड ऑफिस अंटिल द 18। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहता है कि 15 साल से ऊपर होना चाहिए, अब यहाँ पे आ गया 14 साल से ऊपर होगा, थोड़ा सा माइनर चेंज आया, ठीक है, माइनर एडजस्टमेंट हो गया। देन ये भी सिमिलर प्रोविजन है और इसमें कुछ भी नहीं है। और वो अगर इंडस्ट्री रिलेशन कोड को भी ऐसा है कि वो अपनी की बेसिस पे भी डिस्क्वालिफिकेशन कर सकती है, और ये भी हमारा सेम है, ओके। देन पैराडिग्म शिफ्ट न्यू इन इंडस्ट्री रिलेशन कोड 2020, क्या शिफ्ट हुआ, अब हम जो नया एरा पढ़ रहे हैं उसमें क्या चेंज है। सबसे पहले इंडस्ट्री रिलेशन में एक चीज ऐड नहीं थी, एक मिसिंग पीस था जो कि अब ऐड किया इंडस्ट्री रिलेशन। क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। आई ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, जो कि रजिस्ट्रेशन तो था लेकिन रिकॉग्निशन नहीं था। आप रजिस्टर करवा लो लेकिन एम्प्लॉय आपको रिकॉग्नाइज नहीं करे, एम्प्लॉय आपके साथ बैठ के नेगोशिएट नहीं करे, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, ठीक है। तो इन 1926 वॉइड था द ओल्ड एक्ट, नो प्रोविजन फॉर मैंडेटरी रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन बाय एम्प्लॉयर फॉर कलेक्टिव बार्गेन। ये वॉलेंट्री थी, गवर्न बाय स्टेट स्पेसिफिक लॉ, जैसे कहीं कहीं स्पेसिफिक स्टेट में तो था लेकिन स्टेट नेशनल लेवल पे नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री रिलेशन कोड 2020 ने मैंडेट कर दिया, उन्होंने मैंडेटरी है नेगोशिएशन यूनियन और कॉन्स्टिट्यूशन ए नेगोशिएशन काउंसिल। तो क्या है क्राइटेरिया, नेगोशिएशन सिंगल रजिस्ट्रेशन यूनियन है तो आप सिंगल, आपका सोल नेगोशिएशन यूनियन है, आप जाके रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल यूनियन है तो जिस यूनियन का सबसे ज्यादा 51% मोर देन वर्कर सपोर्ट मिल रहा है तो वो रिकॉग्नाइज मानी जाएगी। ऐसे सोल नेगोशिएशन यूनियन वो जाके अपने वेज टर्म एंड कंडीशन पे जाके डिस्कस कर सकते हैं। अगर मल्टीपल यूनियन है लेकिन उनके पास सपोर्ट नहीं है 51% का, तो हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 20% मेंबरशिप हो, तब अब उनमें से हर एक का रिप्रेजेंटेटिव लेके हम नेगोशिएशन काउंसिल जनरेट कर सकते हैं। अब आते हैं अपीलेट मैकेनिज्म, यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजेस आया। ट्रेड यूनियन एक्ट अगर हम बात करें तो इफ ए रजिस्टर रिफ्यूज टू रजिस्टर यूनियन, सपोज करो रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया कि वो रजिस्टर करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए, तो आप क्या जाते थे, सिविल कोर्ट जाते थे, हाई कोर्ट जाते थे, प्रेसिडेंट सामने विद इन द लोकल लिमिट, जो आपकी आसपास एरिया होता है वहां पे आप जा सकते थे। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, यहाँ पे सिविल कोर्ट स्लो है, लैक स्पेशलाइज नहीं है लेबर में, उसको नॉलेज नहीं है, तो वहां पे दिक्कत आती थी। अब इंडस्ट्री रिलेशन कोड ने क्या किया, एडजक्शन ऑफ डिस्प्यूट के लिए क्या कर दिया, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कर दिया। उन्होंने कहा कोई भी पर्सन है अगर कोई रिफ्यूज कर दे रहा है रजिस्ट्रार, तो आप या कैंसिल कर दे रहा है आपका सर्टिफिकेट, तो आप अब डायरेक्टली अपील कर सकते हो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में। इससे बेनिफिट क्या हुआ है कि स्पेशलाइज्ड बॉडी है तो वो इन डिस्प्यूट को हैंडल करती है, तो वो फास्टर एंड मोर एक्सपर्ट रेजोल्यूशन आपको दे सकते हैं, तो ये भी चीज। देन कंप्लायंस डिस्प्यूट एंड पेनल्टी रिटर्न, every registered union must send audit annual general statement of asset liability receipt expenditure of register। जब आपको हर रजिस्टर्ड यूनियन है उसे क्या करना है, अपना पूरा ऑडिट जो भी जनरल स्टेटमेंट है, एसेट लाइबिलिटी रिसिप्ट है, वो आपको एक्सपेंडिचर वो रजिस्ट्रार को सेंड करना है, ठीक है। ये था हमारा रिटर्न। एडजक्शन ऑफ डिस्प्यूट जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि न्यू कोड के अंदर अब क्या है, अगर कोई डिस्प्यूट है रिगार्डिंग नॉन रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन, इंटरनल डिस्प्यूट, तो आप डायरेक्टली इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो, पहले वहां पे कहा जाते थे सिविल कोर्ट में जाते थे। अब हम पेनल्टीज पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत हायर फाइन लिया है इंडस्ट्री रिलेशन कोड ने। पहले पेनल्टी क्या थी, ट्रेड यूनियन 26 की पेनल्टी के फेल ही, अगर तुमने कोई रिटर्न नोटिस फेल हो गए, अगर नहीं सबमिट किया तो आपको क्या करना पड़ता, फाइन 5 रुपीज। अब इंडस्ट्री रिलेशन कोड ने क्या बोल दिया कि फाइन बिटवीन मिनिमम 1000 to 10,000 है, ओके। तो उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं इन्होंने मॉनेटरी पेनल्टी को हायर कर दिया देन द जेल और ब्रीच ऑफ टेक्निकल, उनके बेसिस पे। सप्लाई फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर तुमने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन करी तो आपके 500 फाइन था, लेकिन अब आपका फाइन कितना होगा, 25,000, फाइन अप टू तो 25,000 तक आपका जा सकता है। तो IRC फोकस ऑन हायर मॉनेटरी पेनल्टी रेदर देन द इम्प्रिजमेंट फॉर टेक्निकल
ब्रीच, तो वो इम्प्रिजमेंट की जगह उन्होंने क्या किया, पेनल्टी ज्यादा हायर कर दी। कंक्लूजन एंड ट्रांजिशन, ओके, देन ट्रांजिशन प्रोविजन सेविंग क्लॉज, ओके, व्हाट हैपेंड टू एग्जिस्टिंग यूनियन। अब क्या हो रहा है, अब आपने देखा उनको बचाने के लिए फिर से उन्होंने रिअपील करी है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 hereby repeal the saving grace. Every trade union registered under the 1926 Act immediately before the commencement of 2020 code shall be deemed to be registered under the industry. अगर कोई भी ट्रेड यूनियन एक्ट उससे पहले कमिटमेंट से पहले अगर रजिस्टर है तो वो भी हमारी रजिस्टर अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अंदर मानी जाएगी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं सेव हो रहा है। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग यूनियन डोंट नीड टू द री रजिस्टर। अगर जो पहली यूनियन है तो उन्हें री रजिस्टर इमीडिएटली नहीं है, बट धीरे धीरे उन्हें क्या है, अलाइन करना पड़ेगा जो हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो कोड आए, जो अमेंडमेंट आए, जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ आपको अलाइनमेंट करने की जरूरत है। देन समरी, अब हम पढ़ें कि ट्रेड यूनियन के समरी का इम्पैक्ट, मतलब ट्रेड यूनियन का इम्पैक्ट क्या पड़ा फॉर एम्प्लॉयर। अगर आप मानो कि जो अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आया उससे क्या इम्पैक्ट है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रिकॉग्नाइज करनी है बार्गेनिंग के लिए, ठीक है, क्लियर एंड हु इज नेगोशिएट विद। फॉर यूनियन हायर बैरियर एंट्री कर दिया, 10% रूल ले दिया जिससे कि आप ज्यादा यूनियन ना बना सको। ओवरऑल गोल रिड्यूस मल्टीप्लिसिटी यूनियन करिए, एनकरेज द स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव बार्गेनिंग एजेंट, इंश्योर आइडेंटिकल पीस, इंडस्ट्रियल पीस एंड स्ट्रक्चर नेगोशिएशन। तो क्या है, अब इनका गोल क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा यूनियन कम हुई, स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव हो, कलेक्टिव बार्गेनिंग हमारी स्ट्रेंथन रहे और इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहे। तो ये हमारा ट्रेड यूनियन इस तरीके से। देखो ओल्ड लॉ अगर आपको अभी भी नहीं समझ में तो आप इस तरीके से इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। ओल्ड लॉ में रजिस्टर्ड थ्रेशोल्ड एनी 7 मेंबर, यहाँ पे रजिस्टर्ड थ्रेशोल्ड 10% ऑफ वर्कर और 100 whichever is the less। रिकॉग्निशन वॉलंटरी थी, कोई नो स्टैट्यूटरी थी। यहाँ पे रिकॉग्निशन मैंडेटरी है, 51% प्लस है तो 16 है, अगर 20% मेंबर है तो काउंसिल नेगोशिएशन। लीडरशिप आउटसाइडर, यहाँ पे मिनिमम 50% इंगेज था। लीडर वास्ते स्ट्रिक्ट लिमिट कर दी, सेक्टर मैक्सिमम 1/3 और 5 whichever is the less। अपील सिविल कोर्ट था, यहाँ पे अपील इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, ठीक है। तो ये हमारी चीजें। अब हम थोड़ा सा सिस्टमेटिकली फिर से ट्रेड यूनियन एक्ट को आपके अकॉर्डिंग, जैसे अभी हमने ये सारे कंसेप्ट पढ़े, अब हम इन्हें रिवाइज करते हैं कि ट्रेड यूनियन एक्ट चैप्टर 1 में हमारा क्या क्या आता है, जिससे आप एग्जाम में और अच्छी तरीके से रिकॉल कर सको। चैप्टर 1 में हमारा प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 जिसमें टाइटल होगा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। डेफिनेशन है जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो सेंटर फॉर मल्टी स्टेट, स्टेट फॉर अदर। ऑफिस बियर कौन हो गया, एग्जीक्यूटिव मेंबर, जो ऑडिटर नहीं होने चाहिए ना, जो इंस्पेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, तो कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रेड डिस्प्यूट क्या है, कुछ भी है, एम्प्लॉयर वर्सेज वर्कमैन, वर्कमैन वर्सेज वर्कमैन, एम्प्लॉयर वर्सेज एम्प्लॉयर, ये हमारा ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है। ट्रेड यूनियंस क्या है, इंक्लूड फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर। देन कम टू द चैप्टर 2 रजिस्ट्रेशन। तो हमने सेक्शन 3 में क्या किया, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एडिशनल डिप्टी रजिस्ट्रार होता है। लेकिन अभी क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिलेशन आया तो उसने क्या किया, ज्वाइंट रजिस्ट्रार भी इसमें ऐड कर दिया। सेक्शन 4 में अब हमने अपॉइंट करवा दिया रजिस्ट्रार। देन सेक्शन, आप इस तरीके से याद करिए, सेक्शन 4 में मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन होने चाहिए, 7+ मेंबर। अमेंडमेंट 2001 में मिनिमम 10% वंडर whichever less डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में भी यही सेम है। फिर मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया। सेकंड 5 में एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या होना चाहिए, नेम, एड्रेस, टाइटल ऑफ ऑफिस बियरर। सेक्शन 6 में प्रोविजन टू बी कंटेन द रूल, क्या प्रोविजन है, रूल बुक रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्ट फंड, एडमिशन, डिजोल्यूशन। देन सेक्शन 7 में पावर टू कॉल फर्दर इन्फॉर्मेशन, मैंने बताया रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो बुला सकता है कि अगर आपकी जैसी और ट्रेड यूनियन है तो उसके बेसिस, तो ये हमारा कंटिन्यू है। देन सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन आपने कराया, ठीक है। सेक्शन 9 में सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया। सेक्शन 10 में कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्यों करता है, तो आप पता होना चाहिए, बाय मिस्टेक फ्रॉड, cease to exist, rule violation, by dropping below the 10% of 107 member must give 2 month prior notice। अगर आपको कुछ भी करना है तो 2 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 11 अपील, अगर आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो आपको उनको बताना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका पता होना चाहिए। सेक्शन 11 में अपील है, अपील करो कैंसिलेशन रिफ्यूजन को, और अपील क्या करोगे आप, रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। अगर वहां से सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल के पास करोगे। सेक्शन 13 में हमने क्या पढ़ा, इनअप्रोप्रिएट रजिस्टर ट्रेड यूनियन बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये क्या है, इनकॉर्पोरेशन है, कि एक रजिस्टर क्या है, इसकी बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सील है, मतलब एक तरह की कंपनी है। सेक्शन 14 में सर्टेन एक्ट डू नॉट अप्लाई, कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। देन चैप्टर 3 में हम राइट एंड लाइबिलिटी, जो सेक्शन 15 to 19 है। सेक्शन 15 में हमने क्या, जनरल फंड है जो कंपलसरी है,
एडमिन लीगल ट्रेड डिस्प्यूट वेलफेयर के लिए। सेक्शन 16 में पॉलिटिकल फंड जो कि ऑप्शनल है, कोई भी मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब रिप्रेजेंटेटिव के लिए कोई इलेक्शन के लिए जब करते हैं, जब यहाँ पे हम सेक्शन 16 में पॉलिटिकल फंड करते हैं। सेक्शन 70 में क्रिमिनल इम्यूनिटी, मैंने बताया ना क्रिमिनल इम्यूनिटी मिलती है, जो कि सेक्शन 120 आईपीसी फॉर लीगल स्ट्राइक अग्रीमेंट, आपको कहीं ना कहीं इम्यूनिटी मिलती है। एंड सिविल इम्यूनिटी, सिविल सूट अगर बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उससे भी आपको इम्यून किया जाता है, मतलब उससे भी आपको बचाया जाता है। सेक्शन 90 में इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट, अग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ट्रेड आर नॉट वॉइड, मतलब अग्रीमेंट होना चाहिए, कोई वॉइड नहीं होना चाहिए बेसिस पे। चैप्टर 3 मैनेजमेंट एंड रिस्ट्रक्चरिंग। सेक्शन 20 में राइट टू इंस्पेक्ट अकाउंट बुक, जो कि कौन करता है, ऑफिस बियर, पर वो ऑडिटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 21 में माइनर कौन है, कैन ज्वाइन एट 15 ईयर, ऑफिस बियर कौन है, जो हमारे 18 साल पर ज्वाइन कर सकते हैं। सेक्शन और इसमें मैंने ये भी बताया कि जो अगर 5 साल हो जानी चाहिए कोई बेरल ट्रिब्यूटेड का, कोई भी कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। सेक्शन 22 में प्रपोर्शन ऑफ आउटसाइडर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का हमारा 50% है और ऑर्गेनाइज सेक्टर का मैक्सिमम 1/3 और 5% जो भी हमारा लेस है। नेक्स्ट सेक्शन 23 में हमने चेंज ऑफ नेम कब करवा सकते हैं, जब आपको 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। अमेलगमेशन, जब दो यूनियन को एक साथ मिलाना है तो कितना होना चाहिए, 50% मेंबर ऑफ वोट, आउट ऑफ विच 60% मस्ट वोट इन फेवर, दोनों को मिला के 60% फेवर में होना चाहिए। रिजोल्यूशन करना हो तो 7 मेंबर प्लस 1 सेक्रेटरी टू रजिस्ट्रार विद इन द 14 डे का नोटिस देना चाहिए। रिटर्न हमारा एनुअल रिटर्न सबमिट टू रजिस्ट्रार बाय 31 दिसंबर होना चाहिए। देन चैप्टर 4 रेगुलेशन एंड चैप्टर 5 पेनल्टी। रेगुलेशन क्या है, पावर टू मेक रेगुलेशन है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, पब्लिकेशन ऑफ रेगुलेशन है। पेनल्टी क्या है, फेलियर टू सबमिट रिटर्न 5, जो कि मैंने बताया अब कितना हो गया हमारा 1000 टू 5000, ठीक है। सप्लाई फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अप टू 2000 अप टू 200 है, अब कितना हो गया 25,000 अप टू हो गया। तो ये हमारी हो गई। अब इस समरी अगर आपको और अच्छे से रटना है तो अब आप इनको ये नंबर गेम याद रखिए। अप्लाई 7 मेंबर रजिस्टर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। पूरा सार है इसमें पूरा एक्ट का। सर्वाइव करने के लिए 10% ऑफ 100 एंड एज लिमिट 15 ईयर है, अगर ऑफिस बियर के लिए 18 ईयर है। आउटसाइड लिमिट की हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर की 50% है एंड मैक्सिमम जो है हमारा जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर उसका 33.3 या 1/3 5% विच इज लेस। वोटिंग कोरम मैंने आपको बता दिया, अगर आपको नेम चेंज करना है तो 2/3, अमेलगमेशन करना है तो 50% टोटल मेंबर और फेवर में आपका 60% आना चाहिए। रिजोल्यूशन करना है तो 7 मेंबर प्लस 1 सेक्रेटरी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन द 40 डे। फंड इम्यूनिटी का बता दिया हमने, जनरल फंड है जो कि हमारा कंपल्सरी होता है और पॉलिटिकल फंड हमारा ऑप्शनल होता है। और सेक्शन 70-18 में इम्यूनिटी है, प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रिमिनल कंस्पिरेसी एंड सिविल इम्यूनिटी, ठीक है। की अथॉरिटी रजिस्ट्रार अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट रजिस्ट्रार। कैंसिलेशन करनी है अगर किसी का तो आपको 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा कैंसिलेशन होने से पहले। ये हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो, और नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम ये वाला हमें दोबारा से समझा दिए। अब हम आते हैं PYQ। आज हमारा ट्रेड यूनियन प्रीवियस वीडियो और आज की वीडियो को मिला के पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम PYQ सॉल्व करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन, देखो कितनी बार पूछा गया, नवंबर 2017 में, दिसंबर 2023 में। तो इसमें अब आपको क्या करना है कि सबसे ऐसे याद रखना है, इनटू आपको पता हो 1947 में आई थी, देन आपकी क्या आई HMS आई 1948 में, देन 1955 में हमारी BMS आई, C2 आई 1970 में। तो अगर आपको कैसे याद करना है तो आप कैसे करोगे, इनटू देन आपका आया HMS देन BMS देन C2, तो इसका आंसर क्या होगा, राइट, बी का DCAB। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ऐसे याद रख लो, इनटू हमारा 1947 जब देश आजाद हुआ था और C2 हमारा 1970 में आई। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप ये मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया है, आप जाके उनका आंसर देखिए। देन द फर्स्ट सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन इन इंडिया, कौन सी थी सबसे फर्स्ट ट्रेडिकल, कौन सी थी हमारी मद्रास, क्योंकि इससे पहले जो हमारा था जैसे आपको बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था, वो एक लेबर मूवमेंट जो हमारे NM लोखंडे थे वो था, लेकिन ये हमारे सिस्टमेटिकली ट्रेड यूनियन अराइज नहीं हुआ था उससे पहले। तो हमारा मद्रास लेबर यूनियन BP वाडिया की थी, जो कि हमारा मद्रास लेबर यूनियन थी। देन वो अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये तो जो 1920 में आई थी, कौन था इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, लाला लाजपत राय। ओके, in which year did the first split all India Trade Union Congress take place leading to the formation of Indian Trade Union Federation,
कौन सी ऐसी कब इंडियन ट्रेड यूनियन जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थे उसने कब स्प्लिट किया था, किसके साथ? इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन जिससे बनी थी। तो आपको याद हो तो ये नागपुर सेशन हुआ था 1929 में, जब इंडियन एटुक से हमारी जो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन अलग हुई थी, मतलब यहाँ पे स्प्लिट हुआ था, पहला स्प्लिट। तो वो कब हुआ था? 1929 में। ओके, देन मैच द लिस्ट फॉलोइंग द रॉबर्ट हॉकनी सेलिंग पर, ये हमारा थ्योरी से, तो मैंने यही इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। अब ये हमारा थ्योरी पूछने लग गया, रॉबर्ट हॉकनी, सेलिंग पर्लमैन, कार्ल मार्क्स, सिडनी बैट्रिक वेब एंड स्कैरसिटी कॉन्शियस, ये इनको ये किस किस ने कौन कौन सी थ्योरी, अगर इनमें से आपको दो भी पता है तो आप आंसर लगा सकते हो। जैसे रॉबर्ट हॉकनी ने क्या दिया था, मैंने आपको बताया रॉबर्ट हॉकनी ने क्या दिए थे आपके फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जिसमें बताए थे आपका यूनियन, बिजनेस यूनियन, अपलिफ्ट, पेडेट्री, रिवॉल्यूशनरी यूनियन। देन सेलिंग पर्लमैन ने क्या बोला था? स्कैरसिटी ऑफ कॉन्शियस है, मतलब जो हमारे ओनर है वो ऑप्टिमिस्टिक है और जो वर्कर है वो पेसिमिस्टिक, मतलब नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। कार्ल मार्क्स ने हमारा क्या दिया था? हमारा कार्ल मार्क्स ने दी थी हमारी क्लास कन्फ्लिक्ट, ओके, कि ये हमेशा क्लास स्ट्रगल है कैपिटल और वर्कर के बीच में। देन हमारे सिडनी बेड्रिक वेब ने क्या दिया था? हमारी इंडस्ट्री डेमोक्रेसी। अब ए का हमने किससे मिलाया? 3 का, तो ए का 3 हमारा क्या है? पहला आंसर है। ओके, तो इस तरीके से आपको याद करने होंगे। Then which theory describe trade union as a defensive reaction to alienation caused by machine age? उन्होंने क्या बोला? कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी मैकेनिकल आ रहा है, सारे ट्रेड यूनियन को रिप्लेस कर रहे हैं। आपको याद हो साइकोलॉजिकल और एलिनेशन थ्योरी थी, वो उन्होंने फ्रैंक ट्रेडमैन ने दी थी। उन्होंने यही तो बोला था कि ट्रेड यूनियन, उससे हम जो मशीनरी वर्ड आ रहा है उसकी रिकॉग्निशन के लिए, वर्कर की रिकॉग्निशन के लिए हम ट्रेड यूनियन बनाते हैं। तो ये कौन सी थ्योरी है? हमारी साइकोलॉजिकल एलिनेशन थ्योरी। नेक्स्ट कम टू द मेथड ऑफ ट्रेड यूनियन वर्सेस म्यूचुअल इंश्योरेंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, लीगल इन्फ्लुएंस गिवन बाय। तो ये किसने दिया था? आपको पता है ये किसने दी थी? सिडनी एंड बैट्रिक वेब, जो कि इंडस्ट्री डेमोक्रेसी थी। उन्होंने बोला कि जो ट्रेड यूनियन के मेथड क्या हो सकती है? म्यूचुअल इंश्योरेंस हो सकती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो सकती है, लीगल इनेक्टमेंट हो सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू सेलिंग पर्लमैन स्कैरसिटी कॉन्शियस थ्योरी मैनुअल वर्कर इज बेसिकली, तो सेलिंग पर्लमैन ने क्या कहा था कि हमारे पास क्या स्कैरसिटी है जॉब की, तो उस जो जॉब मिली हुई है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्कर थे वो कैसे सोच के थे? पेसिमिस्ट थे, मतलब वो ये सोचते थे और वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, नेगेटिव आउटकम, और जो ऑनर थे वो ऑप्टिमिस्टिक कंडीशन के थे। तो उन्होंने बोला कि स्कैरसिटी है तो हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करके रखनी है अपनी प्रॉपर्टी को, मतलब अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए रखनी है, इसलिए हमें ट्रेड यूनियन की जरूरत है। तो आपका आंसर क्या होगा? वर्कर एज ए पेसिमिस्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, वो अमंग द फॉलोइंग प्रोपाइंड द गुड सोशलिज्म थ्योरी, किसने प्रोपाइंड किए थे कि टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री? उन्होंने ये सबसे पहले तो आपको पता हो ये GDH कॉलेज ने दी थी। इनका कहना था कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो हमें यूनियन को ही, वर्कर को ही खुद देमसेल्फ मैनेज करनी चाहिए। सोशलिज्म थ्योरी दी थी इन्होंने कि ओवर द मैनेजमेंट इंडस्ट्री हमें इवेंचुअली टेक ओवर कर लेना चाहिए। तो ये हमारा किसने दी? GDH कॉलेज ने। Then the environmental or marketing theory which state union are born out of expansion market wise given by, तो जो मार्केटिंग थ्योरी थी जिसमें ये था कि जो यूनियन बॉर्न हुई है मार्केट को एक्सपेंस करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा कंपटीशन अराइज हो रहे थे, तो वो लोग क्या कर रहे थे? वीज को डिडक्ट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू जॉन आर कॉमन्स, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि इसलिए हमें यूनियन का बॉन्ड लेना पड़ा। तो योर आंसर इज द जॉन आर कॉमन्स। देखो कितनी जरूरी है, मतलब कोई ना कोई तो आपको थ्योरी से पूछ ही लेगा। Then immunity from civil suit to certain case provide the registered trade union under the section of act, कौन से सेक्शन के अंदर सिविल सूट हमारा जो है हम प्रोवाइड करते? तो आपको पता है सेक्शन 18 के अंदर है, क्योंकि सेक्शन 16 हमारा क्या था? पॉलिटिकल फंड था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कभी कभी वो सेक्शन पूछ लिया था कि सिविल सूट से कौन सी इम्यूनिटी है। और एक हमारा सेक्शन 90 क्या है? सिविल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से इम्यूनिटी है। ओके, देन विच व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ पर्सन टू इलेक्टेड ऑफिस बियरर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन? कौन सी मिनिमम एज है? अभी हमने ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ा 18 ईयर होनी चाहिए, और माइनर किसके लिए मेंबर है? वो 15 ईयर का होना चाहिए, देन 18 ईयर। फॉर द अमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियन व्हाट इज द रिक्वायर ऑफ वोटिंग क्राइटेरिया? तो मैंने आपको बताया कि क्या वोटिंग क्राइटेरिया, अगर आपको अमेलगमेशन कराना है 2 यूनियन का तो कम से कम 50% तो वोट मिलनी चाहिए ईच यूनियन से, और 60% उनके फेवर में आना चाहिए आउट ऑफ ऑल यूनियन। तो ये आपका क्राइटेरिया था अमेलगमेशन का।
Under the section 10 Trade Union Act 1926, registrar must give how much prior notice in writing before the cancelling of registration. अगर आपको उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो आपको कितने मंथ का नोटिस देना पड़ेगा? 2 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा. Then under the section 16 which statement is incorrect regarding the political fund. तो अब देखो असेसिव रीजनिंग भी आ गया. पॉलिटिकल फंड, इट इज द सेपरेट फंड फ्रॉम पॉलिटिकल पर्पज. यस, ये तो करेक्ट है. नो मेंबर शैल बी कंपेल्ड टू द कंट्रीब्यूट. यस, ये भी करेक्ट है. एंड नॉन कंट्रीब्यूटिंग मेंबर इज नॉट एक्सक्लूडिंग फ्रॉम बेनिफिट. जो नॉन कर रहे हैं वो भी हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ये भी सही है. कंट्रीब्यूशन इज द फंड इज मैंडेटरी. मैंने आपको भी बताया कि जो हमारा पॉलिटिकल फंड है वो हमारा मैंडेटरी नहीं है. तो इस तरीके से वो आंसर आपको घुमा घुमा के आपको ट्रैप करेगा और आपको उसके रिस्पॉन्स देने. देन as per the 2001 amendment, a registered trade union shall at all time continue to have not less than. देखो स्टार्टिंग में कितना था? 7 मेंबर था, लेकिन 2001 का अमेंडमेंट आया तो उन्होंने क्या बोला कि 10% ऑफ वर्कमैन और 100 विच एवर इज द लेस. इतना तो होना ही चाहिए ऑल टाइम. अगर इससे बिलो आया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा. तो योर आंसर करेक्ट इज बी. Notice of dissolution of registered trade union shall be sent to the registrar with how many days of dissolution. अगर आपको अपना ट्रेड यूनियन डिजोल्व करवाना है तो आपको कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा? तो आपको कितने दिन के अंदर नोटिस देना पड़ेगा? विद इन 14 डेज के अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा. तो योर आंसर इज करेक्ट, बी ऑप्शन, 14 डेज. देन एनी पर्सन अग्रीव बाय द रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मे अपील अंडर विच सेक्शन. अगर आपको पता है कि वो अगर अग्री नहीं कर रहा तो किस सेक्शन के अंदर वो अपील कर सकता है? तो योर आंसर इज सेक्शन 11. ओके, सेक्शन 11 के अंदर वो अपील कर सकता है. देन सेक्शन 19, क्वेश्चन नंबर 19, फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन व्हाट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज पर सेक्शन 23. अगर आपको नेम चेंज करना है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का, क्या मैंडेटरी है? तो अब कंसेंट ऑफ 50 मेंबर, नो. कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबर, इतने लोगों का कंसेंट होना चाहिए जब भी आप अपने यूनियन का नाम चेंज कर सकते हैं. तो योर करेक्ट आंसर इज बी, कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबर. Then question number 20, under section 3, trade dispute means any dispute between employer and workman, workman and workman, employer and employer. तो योर आंसर क्या है? अभी हमने खुद डेफिनेशन पढ़ी. डिस्प्यूट किसी के बीच में भी हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकता है, वर्कमैन वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में. तो योर आंसर इज द ऑल अबव, नहीं, योर आंसर इज द ए बी सी. 3 है, गवर्नमेंट नहीं है, ए बी सी. ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर करेक्ट सी. Then 21, the registrar can cancel the certificate of register under the section 10 if obtained by fraud, cease to exist, contravene provision, membership fall below 10%. तो अब इसका आंसर क्या है? ये सारी कैटेगरी में आप रजिस्ट्रार आपके सर्टिफिकेशन को कैंसिल कर सकता है. तो योर आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव, सारी कंडीशन में कर सकते हो. अंडर द कोड ऑफ डिसिप्लिन व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ यूनियन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट द प्लांट लेवल. तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आपका मिनिमम, जब भी आप मेंबर्स मतलब कोड ऑफ डिसिप्लिन सबको पता है, आपको 1958 में आया था, उन्होंने कहा कि कम से कम कितना रिकॉग्नाइज होनी चाहिए प्लांट लेवल पर, कितने मेंबर होने चाहिए. तो योर आंसर 50% तो मिनिमम होना चाहिए. देन अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, देखो अभी आया ना 2024 में, तो अभी इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तभी मैंने आपको इसका अपडेटेड वर्जन पढ़ाया है. तो एन एम्प्लॉय मस्ट रिकॉग्नाइज यूनियन सोल नेगोशिएशन यूनियन. सोल नेगोशिएशन यूनियन कब होगा? जब 51% और मोर वर्कर होंगे किसी यूनियन का, तो वो जाके डायरेक्ट नेगोशिएट कर सकते हैं. तो योर आंसर इज ऑप्शन सी, 50% और मोर वर्कर. मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन इन इंडिया इज ऑफन एट्रीब्यूट विच सेक्शन ट्रेड यूनियन एक्ट. तो कौन से एक्ट के अंदर हमारा मल्टीप्लिसिटी यूनियन है? अगर हम बात करें तो हमारा है सेक्शन 4 के अंदर, क्योंकि सेक्शन 4 के अंदर ही बोला है ना कि 7 मेंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, आप 7 मेंबर हो तो आप रजिस्टर करा सकते हो. तो ये भी क्वेश्चन ऐसा घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है. ट्रेड यूनियन इज एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन अंडर द कोड ऑफ डिसिप्लिन ओनली इफ हैज बीन फंक्शनिंग फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन. अब उन्होंने बोला कि वो रिकॉग्निशन कोड ऑफ डिसिप्लिन के अंदर कब रिकॉग्निशन हो सकती है? जब वो कम से कम 1 साल तक उसे काम करना चाहिए, जब भी वो रिकॉग्नाइज हो सकती है. ये कोड ऑफ डिसिप्लिन का था, लेकिन अब आईआरसी का कोड आ गया तो अब उसमें मैंडेटरी हो गया. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 26, अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 इफ नो यूनियन गेट 51% सपोर्ट एम्प्लॉय सेल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेगोशिएशन काउंसिल.
कंसिडरिंग यूनियन हैव एटलीस्ट, अगर आपको पता है कि आपको 51% सपोर्ट वर्कर का नहीं मिल रहा है और आपके पास बहुत सारी यूनियन है, तो अगर आपको 20% मेंबरशिप का भी सपोर्ट मिल रहा है तब आप क्या कर सकते हो, नेगोशिएशन काउंसिल कर सकते हो, हर यूनियन से एक रिप्रेजेंटेटिव करके, और आप अपना नेगोशिएट कर सकते हैं एम्प्लॉयर के साथ। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 27, विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 प्रोवाइड फॉर रिकॉग्निशन नेगोशिएशन यूनियन एंड नेगोशिएशन काउंसिल, तो यो सेक्शन 14। अब देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के सेक्शन मैंने क्यों पढ़ाए थे, क्योंकि उसमें भी वो सेक्शन पूछ रहा है आपसे, तो ऐसा नहीं है 1-2 मार्क्स के लिए आप अप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जेआरएफ क्रैक करना है तो आपको हर एस्पेक्ट से, हर एंगल से, कहते हैं ना 360 डिग्री एंगल से पढ़ाई करनी पड़ी, हर एस्पेक्ट से, पी बाई क्यू भी, पुराने भी देखने हैं, अपडेटेड भी देखने हैं, अमेंडमेंट भी देखने हैं, कहां से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आ सकता है, वो सारा आपको कवर करना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 28, स्टेटमेंट मल्टीपल यूनियन लीड्स टू इंटर यूनियन राइवलरी, यस करेक्ट है। इंटर यूनियन राइवलरी यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर डिवाइड एंड रूल, ये भी करेक्ट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो वर्कमैन है, बहुत सारी यूनियन हो गई तो अंदर भी हमारी यूनियन राइवलरी हो गई, और इंटर यूनियन राइवलरी का यूज कौन करता है, मैनेजमेंट, वो डिवाइड एंड रूल हमारे साथ प्ले करता है। तो योर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, योर करेक्ट ऑप्शन इज ए। मैच द फॉलोइंग जर्नलिस्ट फॉर देयर फाउंडर, दीन बंधु, लेबर इन मद्रास, सोशलिस्ट नवयुग, ठीक है। तो आपको पता है दीन बंधु किसने दिया था, एन.एम. लोखंडे ने दिया था, अगर आपको पता हो तो ए का क्या आंसर है आपका, सेकंड, ठीक है। अब हमारा जो है नेक्स्ट है हमारा मुजफ्फर अहमद, मुजफ्फर अहमद ने क्या दिया था, थर्ड का डी। तो आप अगर इतना भी अगर आप देख सकते हो कि अच्छा थर्ड का डी कहाँ है हमारा, ये, ठीक है, और ये भी है, तो मतलब ये हमारा सेट जा रहा है। अब आप हमारा बचा ऐसे दांगे, ऐसे दंगे ने क्या दिया था हमारा, सोशलिस्ट, मतलब सी का 1, सी का 1 कहाँ है हमारा, यहाँ पे, और हमारा सोशलिस्ट किसने दिया था, मद्रास, सॉरी लेबर इन मद्रास हमारा किसने दिया था, बीपी वाडिया ने। तो अब आप देखो आंसर आपका क्या है, ए, क्योंकि यही मैच कर रहा है, ए का सेकंड है। दीन बंधु किसने दिया था हमारा दिया था एन.एम. लोखंडे ने, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देन आपका बी का फोर्थ, मतलब ये हमारा जो लेबर इन मद्रास किसने दी थी, बीपी वाडिया ने, क्योंकि मद्रास लेबर एसोसिएशन था। एंड उसके बाद हमारा सी का 1, जैसे कि सी हमारा सोशलिस्ट किसने दी थी, ऐसे देंगे ने, और नबी हमारा दिया था मुजफ्फर अहमद। तो देखो जर्नल्स भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने स्पेशली जर्नल्स पे आपको कराया है। देन क्वेश्चन नंबर 30, एज पर द सेक्शन 20 what is the maximum proportion of outside allowed to be office bear in organized sector trade union। तो अब देखो अनऑर्गेनाइज के लिए था 50%, ऑर्गेनाइज के लिए क्या है 1/3 33.3 और 5% विच एवर इज लेस, ये था हमारा। तो योर आंसर इज ऑप्शन बी, मैक्सिमम 1/3 और 5% विच एवर इज लेस। देन क्वेश्चन नंबर 31, a trade union whose membership cover worker employed in single industry regardless of their skill or craft। आपको पता वो इंडस्ट्री यूनियन होती है, जैसे क्राफ्ट यूनियन में एक पर्टिकुलर स्किल के लोग काम करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर स्किल होंगे, जैसे वीवर्स है, जो स्टिच वर्कर है, तो वो एक साथ हो गए, वो क्राफ्ट यूनियन हो गए। इंडस्ट्री यूनियन क्या हो गई आपकी, एक जनरलाइज, एक इंडस्ट्री, होल इंडस्ट्री रीजन बेसिस पे, जहाँ पे आपका भली कोई सा भी जॉब हो, सिंगल इंडस्ट्री हो, स्किल हो, वो इंडस्ट्री यूनियन कहलाएगी। जनरल यूनियन आपकी किसी भी रिस्पेक्ट में हो सकती है, व्हाइट कॉलर यूनियन होगी आपके जो बड़े लेवल पे जो हम लोग करते हैं वो है। तो योर आंसर इज द इंडस्ट्री यूनियन। टू बी रिकॉग्नाइज एज ए सेंट्रल ट्रेड यूनियन ए फेडरेशन मस्ट हैव ए वेरीफाइड मेंबर ऑफ एटलीस्ट। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया कि जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, वो कब वेरीफाई मेंबरशिप करके आप मेरी वीडियो देखिएगा प्रीवियस वीडियो में, तो वो कब वेरीफाई करेगी फेडरेशन, कब करेगी, जब आपके पास 5 लाख मेंबर होने चाहिए, कम से कम 4 स्टेट में वर्कर होने चाहिए और 4 इंडस्ट्री होनी चाहिए, तब वो। अब हमारा क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन व्हाट इज द पेनल्टी ऑफ फेलियर टू सबमिट एनुअल रिटर्न। तो ये ट्रेड यूनियन की एक्ट है, तो हमारा वहां पे क्या था 5 रुपए है, लेकिन अभी आपको पता है कि आप 1,000 10,000 तक पहुंच चुका है। तो अगर आईआरसी कोड में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, पेनल्टी आपकी मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा बढ़ा दी है, लेकिन हमारा क्या है फाइन ऑफ ₹5 अगर वो पूछता है, एडिशनल ₹5 पर वीक अगर वो डिफॉल्ट करता है, मैक्सिमम 50 रुपए तक है। देन आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। सेक्शन 34, नो कोर्ट इंफीरियर ऑफ डेट ए सेल ट्राई एनी ऑफिस अंडर द ट्रेड यूनियन। कोई भी कोर्ट
इन्फीरियर टू डेट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नो, हाई कोर्ट नो, लेबर कोर्ट नो, प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट ऑफ और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एनी ऑफेंस अंडर ट्रेड यूनियन, तो कोई भी इन्फीरियर नहीं माना जाएगा। देन सिडनी एंड बैटरी वेव थ्योरी, व्हाट इज द मेथड ऑफ लीगल इनेक्टमेंट। उन्होंने बोला ना कि हमें किस किस के थ्रू करनी चाहिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग, म्यूचुअल और मतलब इंश्योरेंस। तो उन्होंने बोला कि क्या है मेथड ऑफ लीगल इनेक्टमेंट, क्यों बोला? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मेथड ऑफ लीगल इनेक्टमेंट होता है तो कहीं ना कहीं हम प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को कि वो हमारे पास करे प्रोटेक्टिव लॉ, लेबर के लिए प्रो लोअर होने चाहिए, जिससे कि वो अपने वेजेस को, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इनहेंस कर सकते हैं। Which describe a trade union as a continuous association of wage earner for maintaining improving the working condition. तो you know Sydney and Patrick Wave. थैंक यू सो मच। अब हमारा ट्रेड यूनियन कंप्लीट हुई है और आज हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो गई। देन कल से हम यूनिट 6 कराएंगे, इंडस्ट्री डिस्प्यूट, उसकी फॉर्म, उसके सेटलमेंट। तो इसी तरह जुड़े रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आप चाहते हो कि हमें लाइव सेशन कंडक्ट कराऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और टाइम लॉट भी मेंशन करिएगा, जिससे कि हम अब जून तक अपनी पूरी प्रॉपर PYQ सेशन, रिवीजन सेशन, मैराथन सेशन कंप्लीट कर सके। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।